गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे भारतीय लोकतंत्र की जो चुनौती है उसमें जाति का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने ये अध्ययन किया कि भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है। आज हम देखेंगे कि जो भी जातिगत राजनीति है उसकी क्या क्या विशेषता हैं, उसका हमारे समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, उसको स्पष्ट तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि जातिगत जो राजनीति होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं स्पष्ट तौर पे झलकती हैं। पहला हम ये देखते हैं कि जातीय संघ तथा संगठनों ने जातिगत राजनीति की महत्वाकांक्षा को बढ़ाया है। मतलब जाति के आधार पर जो भी संगठन बने हुए हैं या जो भी संघ बने हुए हैं, इन्होंने क्या किया है कि अपनी जातिगत राजनीति की महत्वाकांक्षा को बहुत ही बढ़ाया है। अब हर कोई जाति का जो समूह है वो कहता है कि नहीं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता में भागीदारी दीजिए। जब भी चुनाव होते हैं टिकट वितरण में ये मांग करते हैं कि हमको भी टिकट प्रदान कीजिए। तो कह सकते हैं कि पहले से ज़्यादा काफ़ी कुछ महत्वाकांक्षा जातियों की बढ़ी है। जातीय नेतृत्व जातीय हितों के मुद्दों को उठाकर जाति में अपना समर्थन बढ़ाकर राजनीतिक लाभ उठाते हैं। अब देखो, जो भी इन जातियों का जो नेतृत्व करने वाले जो भी नेता लोग हैं वो क्या करेंगे, अपनी जाति का मुद्दा उठाकर अपनी जाति का पूरा ध्रुवीकरण करेंगे, अपने पूरी जाति का समर्थन प्राप्त करके पूरा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमें एक विशेषता इसकी दिखाई देती है। दूसरा देखें तो शिक्षा, शहरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण तथा लोकतंत्रीय व्यवस्था के बावजूद जातिवाद की भावना और एकीकरण को बल मिला। अब देखेंगे जब हमारे संविधान लागू होने के बाद में जो जिस तरह से लोकतंत्र हमने लागू किया था, तो हमारे संविधान निर्माता और हमारे देश के बुद्धिजीवियों का मन में ये विश्वास था कि जातिवाद धीरे समाप्त हो जाएगा, लेकिन हुआ उलट। इतनी शिक्षा प्रदान करने के बावजूद शहरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण होते हुए भी और लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं के होते हुए भी आज भी जातिवाद की जो भावना है और उसके एकीकरण को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बल मिला हुआ है। ये जातिवाद अभी तक कम नहीं हुआ है, ये भी हमें दिखाई देता है। क्षेत्र विशेष में कोई जाति विशेष राजनीतिक रूप से ज़्यादा प्रभावशाली शक्तिशाली होती है। अब देखिए, किसी भी क्षेत्र में जिस जाति विशेष का जो ज़्यादा जनसंख्या है, ज़्यादा बोलबाला है, तो वो क्षेत्र में उसमें बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली एक दबाव के समूह के रूप में भूमिका निभाता है। जाति एवं राजनीति के संबंध गतिशील होते हैं, सदा एक जैसे भी नहीं रहते। अब ये जरूरी नहीं है कि एक जाति जिसको समर्थन दे रही है तो उसके साथ ही हमेशा के लिए रहेगी। वो अपने हितों के अनुसार कभी भी बदलते रहते हैं, इसलिए संबंध पूर्णतः निश्चित नहीं किए जा सकते। अगला है कि जाति के राजनीतिकरण के साथ साथ स्थानीय स्तर पर राजनीति का जातिकरण हो रहा है। अब देखो, ऊपरी स्तर पे तो होते जब हम स्थानीय स्तर पर देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें राजनीति का पूरी तरह से जातिकरण दिखाई देता है। मतलब राजनीतिक पार्टियां भी उसी समूह को ललचाने का और अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं जिस क्षेत्र में जाति का दबदबा ज़्यादा है। तो ये विशेषता देखने के बाद अब हम समझेंगे कि जाति का किस प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था पर, भारतीय समाज पर पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक रूप से कि इस जातिवाद ने किस प्रकार से हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, तो एक एक करके समझते हैं। पहला ये है कि जाति एवं राजनीति के संबंध ने लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। कहने का मतलब हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं, राजनीति और जाति के मध्य जो संबंध अटूट हुए हैं, इससे हमें सभी लोगों को एक सूत्र में, एक धागे में पिरोने का काम किया है। दूर दूर रहने वाले जाति के लोगों में जातीय पंचायतों में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। विकसित संचार के तकनीक के कारण एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं।
एक दूसरे की समस्याओं में सहायता करते हैं, शासन में अधिक से अधिक फायदा लेने के लिए अपनी जाति में एकता बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। इसमें लोगों में सामाजिकता एवं एकता का भावना का विकास होता है। यही सामाजिकता और एकता की भावना राष्ट्रीय संदर्भ में सकारात्मक प्रभाव भी डालती है। आप समझ सकते हो कि दूर दूर क्षेत्रों में रहने वाली जातीय लोगों के मध्य और जातीय पंचायतों से एक दूसरे से संपर्क स्थापित होते हैं, और जिस प्रकार से उन्नत तकनीक और विकसित संचार है, इसके कारण भी ये सब जातियाँ आपस में संपर्क बनाए रखती हैं तथा जो भी समस्याएं होती हैं तो उनका समाधान ढूंढती हैं। साथ ही जो शासन व्यवस्था है उसमें भी अधिक से अधिक फायदा लेने के लिए जाति में एकता को बनाए रखने पर बल दिया जाता है और सामाजिकता और एकता की भावना का विकास होता है। तो कह सकते हैं कि इस संदर्भ में जब ये भावना होगी तो धीरे धीरे सामाजिकता और एकता की जो राष्ट्रीय एकता है उसके संदर्भ में भी एक सकारात्मक प्रभाव रहता है या पैदा होता है। अगला जो सकारात्मक प्रभाव देखें वो ये है कि जाति की राजनीति ने अधिक लोगों में राजनीतिक सक्रियता पैदा की। बिल्कुल सही है। सभी जाति बिरादरी में आप जो भी राजनीतिक व्यवस्था है उसके प्रति सक्रियता पैदा होती है और जाति में अपना दबदबा और अपने हितों की रक्षा के लिए लोग राजनीति में सक्रिय होने लगे हैं। कहने का तात्पर्य अपनी जाति का वर्चस्व स्थापित अपनी जाति के हितों की रक्षा के लिए राजनीति में सक्रिय होने लगे हैं, सामाजिक सेवा का कार्य करने लगते हैं और जातीय संगठनों में सक्रिय लोग राजनीति में भी सक्रिय होते हैं। जो जाति में अग्रणी है वो ही राजनीति में भी अग्रणी होने की भूमिका निभा रहे हैं। अगला प्रभाव देखें तो जातीय सक्रियताकरण समाज में उन सभी जातियों का महत्व भी बढ़ा जो पहले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से शक्ति विहीन थी। अब देखो, जब जातीय सक्रियता बढ़ी, जब एक जाति बहुत ही उत्तरोत्तर विकास कर रही है तो दूसरी जाति ने भी उनसे प्रेरणा ली। जो प्राय वो जाति राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर थी, उन्होंने भी इस प्रकार से सक्रियता बढ़ाई और प्रजातंत्र में अपनी संख्या बल का फायदा लेते हुए आगे बढ़ी। ऐसी जातियों में राजनीतिक जागरूकता जबरदस्त तरीके से आगमन हुआ और शासन में जाति की भागीदारी में या उसकी सहभागिता में वृद्धि हुई। ये भी अपन सकारात्मक प्रभाव देख रहे हैं। अगला जो प्रभाव है वो है कि जातिवाद के कारण सामाजिक संरचना में परिवर्तन आ रहा है। राजनीति ने समाज की संस्कृति को प्रभावित किया है। समाज के सभी जातियों में खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, आचार विचार में निम्न जातियाँ उच्च जातियों का अनुसरण करती हैं और तो इन क्षेत्रों में समानता बढ़ी है। समाज में सांस्कृतिक एकता की स्थापना होती है। कहने के तात्पर्य जो समाज में जो निम्न और बिल्कुल वंचित वर्ग की जो जातियाँ थी वो भी उच्च जातियों के रहन सहन, संस्कृति और जब इस प्रकार का जो उनमें भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो वो भी जातियों ने कहा कि नहीं, ये सब रूढ़िवादिता छोड़कर आगे बढ़ो और जाति को सशक्त बनाने का काम किया। इसलिए रुडोल्फ के अनुसार कहते हैं कि जाति की राजनीति ने जातियों के मतभेद को कम किया है और विविध जातियों के जो सदस्य उनमें समानता बढ़ी, जो कि एक बेहद सकारात्मक प्रभाव के तौर पर अपन समझ सकते हैं। तो ये तो हमने देखे कि हमारे जो जातिगत राजनीति है उसमें किस प्रकार से सकारात्मक प्रभाव हमें दिखाई देता है, लेकिन सकारात्मक और जो नकारात्मक है उसका भी हमें अध्ययन करना है। वो भी देखना है कि नकारात्मक रूप से किस प्रकार से ये प्रभावित करती है। देखिए, D.R. गाडगिल कहते थे कि जाति का प्रभाव प्रजातंत्र के विकास में सहायक नहीं है। उनका मानना था कि जाति अगर अग्रसर भूमिका बढ़ाती है तो ये प्रजातंत्र के विकास में हम उपयुक्त नहीं मानते। डॉक्टर आशीर्वर्धन भी यही कहते थे कि भूतकाल में जाति की चाहे जो भी लाभ हो, लेकिन आज प्रगति में बाधक है। ये डॉक्टर आशीर्वर्धन कहते हैं। जातिवाद से समाज में तनाव और संघर्ष पैदा होता है। हर जाति अपने आप को अपने सर्वोच्च और भिन्न मानते हुए आपस में जातियों के मध्य तनाव और जो संघर्ष पैदा होता है, इससे राष्ट्रीय हितों को क्या पहुंचता है? नुकसान पहुंचता है। रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है। सरकार दबाव में कार्य करती है या शुरू करती है और जातिवाद लोकतंत्र के विरोधी है। ठीक है, जातिवाद स्वतंत्रता के बाद बढ़ा है तथा सभी दल इसका सहारा लेते हैं, ये सभी को पता है। हमने देखा कि किस प्रकार से जाति की भारतीय राजनीति में भूमिका है। बिना राजनीतिक दल, बिना शासन व्यवस्था, मंत्रिमंडल, हर चीज़ आज जाति पे डिपेंड हो गए, तो ये कदापि अच्छा नहीं मान सकते। फिर भी कुछ अपन को बिंदुवार एक पॉइंट आपको बताता हूँ, अपन समझते हैं कि किस प्रकार से ये नकारात्मक प्रभाव डालती है।
तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है जाति का नकारात्मक प्रभाव कि बंधुत्व और एकता की भावना को सबसे बड़ी हानि पहुंचती है। बंधुत्व और एकता की भावना को बहुत बड़ी हानि पहुंचती है। अपने अपने जातीय हितों के संघर्ष के कारण आपस में वैमनस्यता, द्वेष और नफरत पैदा होती है। समाज में तनाव और संघर्ष का वातावरण पैदा होता है। सामाजिक समरसता को चोट पहुंचती है। आप देखेंगे कि राजस्थान में एक दशक पहले जो गुर्जर आंदोलन हुए थे, उसमें गुर्जर और मीणा जातियों के मध्य इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में हमने देखा कि कुछ तनाव पैदा हुआ। तो ये क्या करते हैं कि जातिवाद का बढ़ावा देना हमारे बंधुत्व और एकता को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। दूसरा देखो, इससे क्या होता है कि समाज के वातावरण में अमन, चैन और शांति की जगह संघर्ष और अशांति पैदा होती है। जो हमारा भाईचारा है वो खत्म होता है। जातियां अपने हितों को लिए जो संघर्ष करती हैं और कई बार तो सरकार के इस प्रकार के निर्णय से भी देश और समाज में अशांति पैदा होती है। हमने देखा, हमें गुर्जर आंदोलन के दौरान अपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से जातियों में ये जो एक प्रकार से वैमनस्य पैदा हो रहा है, अशांति पैदा हो रही है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप जाति का आपस में संघर्ष हो। ठीक है, अपनी जो मांग है उसको उचित ढंग से सरकार के समक्ष रखें, लेकिन हमारी जातियों के जो ताना बोना है, जो भी हमारा भाईचारा है, ये खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं नकारात्मक प्रभाव कि जाति के आधार पर चुनाव लड़ना और जातिगत आग्रह के आधार पर मतदान करना जातिवाद का परिणाम है। आप देखेंगे कि जाति को ही आगे बढ़ाकर चुनाव लड़ना और अपने जाति के लोगों को कहना कि अगर आपने मतदान नहीं किया तो हमारा कैंडिडेट हार जाएगा। तो मतलब इस प्रकार से जाति का ध्रुवीकरण करके, अरे जो चुनाव लड़ता है वो सबका प्रतिनिधि होता है, एक जाति विशेष का प्रतिनिधि थोड़ी है। लेकिन माहौल ऐसा करना कि वहाँ पर स्पष्ट तौर पर जातिवाद झलकता है, जो कि कदापि सत्य नहीं है। जाति के आधार पर मतदान करने से योग्य व्यक्ति चुनाव कई बार हार जाते हैं। अब जैसे योग्य व्यक्ति लेकिन उसका जनाधार जाति का कम है, तो फिर क्या होंगे कि जो दूसरी पार्टी का जो भी कैंडिडेट है वो एक बहुसंख्यक जाति का कैंडिडेट है, तो वो आराम से जीत जाएगा, भले वो योग्य है कि नहीं है, लेकिन जो योग्य व्यक्ति है वो हार जाएगा। तो ये भी एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए सही नहीं माना जाता है। ठीक है, अब जो जीतने वाला व्यक्ति भी पूरे समाज के प्रति दायित्व बोझ न समझ करके जाति वफादारी पर ध्यान देता है, ये देश और समाज दोनों के लिए घातक है। देश का शासन अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में चला जाता है तो वो देश का क्या भला करेगा। इसलिए ये भी बहुत बड़ी समस्या है। जातिवादी भावना के कारण नागरिकों की श्रद्धा एवं भक्ति बढ़ जाती है, देश के प्रति भक्ति कम हो जाती है। स्वाभाविक बात है, व्यक्ति अपने जाति के हितों पर केंद्रित हो जाता है, देश के हित पे अवहेलना करने लग जाता है, जो अच्छा नहीं माना जाता है। लोग राष्ट्रीय हितों के बजाय जातीय हितों को प्राथमिकता देने लगते हैं। ये प्रवृत्तियाँ देश की एकता, भाईचारा और विकास को बहुत बाधित करती हैं। जातिवाद के कारण राजनीतिक दलों का निर्माण भी जाति के आधार पर होने लगता है। आप देखेंगे कि स्वस्थ लोकतंत्र के विकास के लिए राजनीतिक दलों का गठन आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा पर होने चाहिए, जबकि जातिवादी जो भावना से जो सिद्धांत और विचार है वो प्राय गौण हो जाते हैं। तो ये भी उपयुक्त नहीं माना जाता है। जातिवादी सोच रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है, जिसमें वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता। जातिवाद सोच है वो अपनी जाति में रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है, जबकि वर्तमान जो समय हमारा वैज्ञानिक और प्रगतिशील जो समय है उसकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं माना जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण का विकास अवरुद्ध हो जाता है और जातिवाद है वो परंपरावाद को बढ़ावा देती है। आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक जाति और समुदाय के लोगों में असुरक्षा की भावना विकास होती है। जब बहुत बड़ी जनसंख्या या बहुत बड़ी बहुसंख्यक संख्या में कोई जाति निवास करती हैं, तो जाए उस जगह पर जो बहुत कम संख्या में या सीमित संख्या में जो जाति है वो प्राय एक मतलब ये असुरक्षा की भावना से ग्रसित रहती है, हर समय उसके डर के साए में रहती है। आप देखेंगे सरकारें बड़ी और शक्तिशाली जातीय संगठनों के दबाव के हित में कार्य करती हैं, अतः स्वतंत्र और निष्पक्ष संपूर्ण समाज के हित में निर्णय लेने से प्राय वो बचने का प्रयास करती है। सरकार भी मजबूर होती है, तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती ना। कभी कभी जातीय संगठनों के आंदोलन या संघर्ष हिंसक रूप ले लेते हैं, तोड़फोड़ की जाती है तथा राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, औद्योगिक विकास और व्यापार को भारी नुकसान होता है, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया जाता है। तो जब इतने प्रकार का नुकसान करना, ये भी राष्ट्रीय संपत्ति और हमारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना उपयुक्त नहीं कहा जाएगा। अगला है कि जातिवाद लोकतंत्री भावना के विरुद्ध होता है। यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे लोकतंत्री मूल्यों का नुकसान पहुंचाता है, समाज में फूट, विखंडन और संकीर्ण हितों को प्रोत्साहित करती है।
जो भी कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। और अंत में अपन देखेंगे वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा। वोट बैंक की राजनीति को किस प्रकार से बढ़ावा कि राजनीतिक दल और नेता किसी जाति को अपना वोट बैंक बनाने हेतु उसकी उचित और अनुचित बातों व मांगों का समर्थन करते रहते हैं। राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता वो चाहते हैं बस चुनाव कैसे जीता जाए। चुनाव को जीतने के लिए वो क्या करते हैं, जो भी उस जाति विशेष की जो भी मांगे उचित हो या अनुचित हो, सब मांगों को वो अपना समर्थन दे देते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते रहते हैं, जो कि राष्ट्रीय हित के लिए बोले वो कितने घातक हो। ठीक है, राष्ट्रीय हितों के बजाय जाति हितों को अधिक महत्व देते हैं, ये कभी भी एक अच्छा नहीं माना जा सकता कदम। ठीक है, तो ये हमने देखे कि हमारे समाज पर किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं और किस प्रकार से सकारात्मक। अब निष्कर्ष के तौर पे यही कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव कैंसर और एड्स जैसे भयंकर बीमारियों की तरह सर्वत्र फैल गया है। इतना जातिवाद हावी हो चुका है जितनी महामारी होती है, अब जिसका निदान बहुत ही असंभव है। इसलिए भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन करना बहुत ही जटिल कार्य हो गया है। ये केवल व्यक्ति के मध्य खाई पैदा नहीं करता, अभी तो हमारी राष्ट्रीय एकता के मार्ग को भी बहुत बाधित कर रहा है। आज राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा जातिगत हितों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जिसके कारण हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। हमारे समाजशास्त्री NN श्रीनिवास कहते हैं कि परंपरावादी जाति व्यवस्था ने प्रगतिशील और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को इस तरह प्रभावित किया है कि ये राजनीतिक संस्था अपने मूल रूप से कार्य करने में समर्थ नहीं हो पा रही है। कारण क्या है? जातिवाद। इसलिए हमें बहुत ही सजग होना पड़ेगा और राष्ट्र हित और राष्ट्र के हमारे संविधान और इस लोकतंत्र के मूल्य को हमारे मन मस्तिष्क में विराजमान करके हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। जातिवाद में हमारी पहचान एक भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक की वजूद की हमें पहचान को स्थापित करना होगा। ठीक है, इस प्रकार से गार्डगिल भी कहते हैं कि क्षेत्रीय दबावों से कई ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि वर्तमान काल में जाति व्यक्तियों को एकता के सूत्रों में बांधने में बाधक सिद्ध हुई है। अतः जातिवाद देश, समाज और राजनीति के लिए बहुत बाधक है। लोकतंत्र व्यक्ति को इकाई मानता है, न कि किसी जाति या समूह को। जाति और समूह के आतंक से मुक्त रखना ही लोकतंत्र का आग्रह है। लोकतंत्र चिल्लाकर ये कहता है कि ये जो बिल्कुल मेरे लिए शोभनीय नहीं है, इसको आप नकारो और हम सब व्यक्ति एक समान होते हुए इस लोकतंत्र के हम हिस्सेदार हैं, न कि कोई जाति को इसका हिस्सा है। इसलिए जातिवाद से ऊपर उठें, देश के हित, राष्ट्र के हित और हम सब मानव समाज के हित के और कल्याण के लिए जो काम करें वही हमारी देश के लिए पूरी तरह से पुरजोर समर्पित होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको इस चुनौती को समझाने का मकसद यही है कि हम एक पढ़े लिखे नौजवान और हमारे राष्ट्र के भाग्य निर्माता होने के नाते हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम इन सभी संकीर्ण जातिवाद से ऊपर उठें और देश हित में अपना ध्यान केंद्रित करें।